आधा कट करके, अगर सोलेनॉइड को आधा कट करके हम लोग देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की नजर आती है। देखो, अगर हम आइडियल सोलेनॉइड को आधा कट करके देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके की नजर आई थी बच्चों। और इसमें जो करंट था उस करंट की डायरेक्शन को हमने ऐसा कंसीडर कर लिया, इसमें जो करंट था उस करंट की डायरेक्शन को हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि यहां से तो इनटू दी प्लेन है, इधर से तो इनटू दी प्लेन नजर आ रही है करंट, और यहाँ सॉरी आउट ऑफ दी प्लेन नजर आ रही है, और यहाँ से इनटू दी प्लेन नजर आ रही है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में तो आउट ऑफ दी प्लेन नजर आ रही है और नीचे वाले पार्ट में इनटू दी प्लेन करंट हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, एक एक्सिस। तो हमें तो एक्सिस पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों। हमें कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक्सिस पे। ये सबको पता है, आधा पार्ट जब हम लोग सोलेनॉइड का देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। क्या ये बात सबको पता है? अगर आधा पार्ट हम सोलेनॉइड को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में भी हमें यहाँ पे बात समझ में आ रही है। तो हमने बोला ठीक है सर, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से। तो हमने क्या किया, हमें तो ACL का यूज करते हुए, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हुए एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक्सिस से पास होता हुआ एक लूप डिफाइन किया। देखो, एक लूप बना लिया हमने एक्सिस से पास होता हुआ, एक्सिस से पास होता हुआ हमने क्या बना लिया बच्चों, एक लूप बना दिया। ठीक है, और ये लूप एक स्क्वायर लूप है। ये लूप कैसा लूप है बच्चों, एक स्क्वायर लूप है। ठीक है, इसका नाम डिसाइड कर देते हैं, ये P, Q, R और S। ठीक है, एक लूप डिफाइन किया, कहां से पास हो, एक्सिस से। और ये जो लूप है एक स्क्वायर लूप है, ये जो लूप है वो एक स्क्वायर लूप है। इसकी साइड को तुम लोग कंसीडर कर लो, ठीक है, स्क्वायर लूप। साइड कितनी है बच्चों इसकी, L। ठीक है, ये आधा लूप तो बाहर है और आधा लूप अंदर है, आधा लूप तो बाहर है और आधा लूप अंदर है। क्लियर सबको मेरी बातें? आधा लूप तो बाहर है और आधा लूप किधर है बच्चों, अंदर। ठीक है, चलो वेरी गुड, ये बात सबको समझ में आ गई। अब इस लूप के लिए हमें क्या लगाना है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं मैं यहाँ पे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा जाएगा इंटीग्रल B.dl, इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I इन। क्या इसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया जाएगा बच्चों, म्यू नॉट I इन। क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको याद है जब मैंने आपको ये जब सोलेनॉइड लिखाया था, सोलेनॉइड के बारे में जब मैंने आपको पहली बार बताया था, तो मैंने वहां पे दो टर्म्स डिफाइन की थी। एक तो कैपिटल N, कैपिटल N हुआ करता था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, कैपिटल N तो हुआ करता था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एक डिफाइन की थी मैंने स्मॉल n, स्मॉल n हुआ करता था नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। क्या ये सबको याद है? क्या ये सबको याद है? नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ और टोटल, एक कैपिटल स्मॉल n डिफाइन किया था। चलो अब बच्चों को हमें तो सबसे पहले इस पूरे लूप के लिए क्या लगाना है, इस पूरे लूप के लिए हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। अब मुझे तो ये जो B.dl है, ये जो B, इसमें जो dl है, क्या ये एक एलिमेंट की लेंथ होती है? ये B.dl, इसमें ये जो dl है, क्या ये एक एलिमेंट की लेंथ होती है? अच्छा, अब मुझे बताओ इस लूप पे ये dl एलिमेंट क्या चार साइड्स के लिए डिफाइन किया जाता है, 4 साइड्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं इस dl एलिमेंट को? देखो, ये dl एलिमेंट आप PQ पे भी कंसीडर कर सकते हो, QR पे भी कंसीडर कर सकते हो, RS पे भी और SP पे भी। यस और नो? इस dl एलिमेंट को क्या पूरे लूप में चारों साइड्स के लिए एज्यूम किया जा सकता है? तो जब इस B.dl को हम लोग यूज कर रहे हैं, अच्छा क्यों मैं चार साइड के लिए मैं बता देता हूँ। मेरे को तो अगर PQ वाली वायर पे आप एलिमेंट लोगे तो dl की डायरेक्शन अलग होगी,
क्यू आर वाले साइड पे अगर आप डीएल की डायरेक्शन लोगे तो वो अलग होगी, आर एस पे अगर डीएल की डायरेक्शन देखोगे तो वो अलग होगी, एस पी पे अगर डीएल की डायरेक्शन देखोगे तो वो अलग होगी। यस और नो? हाँ या ना? तो हर साइड पे डीएल एलिमेंट अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अगर आपको पूरे एलिमेंट के लिए बी डॉट डीएल निकालना है तो आपको चारों साइड्स के लिए क्या बी डॉट डीएल सेपरेट सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा? यस और नो? चारों साइड्स के लिए क्या बी डॉट डीएल आपको सेपरेट सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, पहले तो हम बी डॉट डीएल अप्लाई करेंगे फॉर साइड पी क्यू, ठीक है, फिर अप्लाई करेंगे क्यू आर, फिर अप्लाई करेंगे आर एस, फिर अप्लाई करेंगे एस पी। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? चारों साइड्स के लिए भाई बी डॉट डीएल पहले पी क्यू वाली साइड पे निकाला, बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी है, क्यू आर वाली साइड पे देखा बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना में जवाब दो। अब सबसे पहले करंट की मुझे बताओ, सबसे पहले क्या लूप की डायरेक्शन भी हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या हमें लूप की डायरेक्शन भी एज्यूम करनी पड़ेगी? हाँ या ना में जवाब दो। लूप की डायरेक्शन भी हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर लूप की डायरेक्शन मुझे एज्यूम करनी है, ध्यान से देखना, मुझे तो क्या करंट ऐसे देखो, मुझे तो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो इस डायरेक्शन में होने वाला है? ध्यान से देखो, क्या एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है? खुद सोचो, तुम बताओ। कल मैंने आपको समझाया था कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, आप आराम से देख सकते हो, किसी भी एक कॉर्नर पे खड़े होकर एज्यूम कर लो करंट कैसे घूमती हुई नजर आ रही है। यस और नो? किसी भी एक कॉर्नर पे खड़े होकर एज्यूम करो आपके लिए करंट कैसे घूम रही है, उससे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस आ जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस है वो ऐसे आएगा, लेफ्ट टू राइट। तो मुझे तो ये जो पी क्यू वाली लाइन है इस पे पी टू क्यू होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या मुझे एंटी क्लॉकवाइज लूप की डायरेक्शन को एज्यूम कर लेना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज क्या करें? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने लूप की डायरेक्शन को एज्यूम कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज मैंने लूप की डायरेक्शन को एज्यूम कर लिया। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, आप सोच के देखो, ये जो पी क्यू वाली लाइन है इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या यही एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड होगा? पी क्यू वाली लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या उसे ही एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड होगा? अच्छा अच्छा, तो मुझे बताओ ये जो पी क्यू वाली लाइन होगी इस पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या सेम होने वाली है? भाई डीएल वेक्टर की डायरेक्शन लूप के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, लूप की जो डायरेक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग डीएल वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे। हाँ, तो पीक्यू वाली एक्सिस पे ये जो पीक्यू वाली लाइन है इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होने वाली है। तो अगर ये बी डॉट डीएल ओपन करोगे तो क्या कॉस में जो थीटा होगा वो 0 डिग्री रखा जाएगा? कॉस में जो थीटा होगा क्या वो 0 डिग्री रखा जाएगा? हाँ या ना? और कॉस 0 की वैल्यू क्या 1 हो जाएगी वहां पे। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल। यस और नो? अच्छा, अब मुझे बताओ ये जो पीक्यू वाली लाइन है क्या इस पीक्यू वाली लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाला है? क्या इस पीक्यू वाली लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाला है? हाँ, ये तो एक्सिस है और आइडियल सोलेनोइड में एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, ये भी आप लोग जानते हो। तो क्या मैं इस बी के मैग्नीट्यूड को बाहर निकाल सकता हूँ फॉर पी क्यू? हाँ, तो अगर इसको मैं बाहर निकाल लूंगा तो ये मेरे पास बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटीग्रल ऑफ डीएल। अब मुझे तो पी क्यू वाली साइड के लिए अगर इंटीग्रल ऑफ डीएल करोगे तो क्या ये एल आएगा हमारे पास? इसे डीएल एलिमेंट का अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो ये कंप्लीट लेंथ बन के आएगी ना, लेंथ ऑफ पी क्यू। हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगी बच्चों बी इंटू एल। यस और नो? ये तो हो गया पी क्यू से जो हमें मिला, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर बात की जाए क्यू आर, मुझे बच्चों बताओ क्यू आर में क्या आधी साइड तो बाहर है और आधी साइड इन साइड है? यस और नो? आधी साइड तो सोलेनोइड के अंदर है और आधी साइड बाहर है। हाँ या ना में जवाब दो। आधी साइड तो सोलेनोइड के अंदर है और आधी साइड सोलेनोइड के बाहर है। तो सबसे पहले देखो, जो साइड अंदर है, जो आधा पार्ट इन साइड दी सोलेनोइड है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है पी क्यू सॉरी क्यू आर वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, इसका जो आधा पार्ट इन साइड दी सोलेनोइड है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या वो राइट डायरेक्शन में है? यस और नो? और जो आधे पार्ट का डीएल वेक्टर होगा क्या वो अपवर्ड होने वाला है?
गौर से देखो, क्यू आर वाली जो साइड है इसका आधा पार्ट जो इनसाइड है उसके बारे में सोचो। ये जो आधा पार्ट अंदर है इसके इनसाइड वाले पार्ट के बारे में सोचो। इनसाइड पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड तो राइट डायरेक्शन में, और इनसाइड पार्ट में अगर डीएल वेक्टर तुम एज्यूम करते हो तो वो अपवर्ड होगा। तो मुझे बताओ डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में क्या एंगल 90 डिग्री हो जाएगा? और एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या इस आधे पार्ट के लिए बी डॉट डीएल जीरो होने वाला है? इस आधे पार्ट के लिए क्या बी डॉट डीएल जीरो होने वाला है? हाँ। अच्छा, अब बचा ऊपर का आधा पार्ट। ये क्यू आर वाली साइड में ऊपर का आधा पार्ट देखो, इस ऊपर के आधे पार्ट में क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहने वाला है? यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या वहां पे जीरो रहने वाला है? तो मुझे तो उस आधे पार्ट के लिए भी क्या बी डॉट डीएल जीरो बनेगा? बी जीरो है भाई वहां पे तो। यस और नो? तो कंप्लीट क्यू आर वाली साइड के लिए, कंप्लीट क्यू आर वाली साइड के लिए क्या बी डॉट डीएल जीरो बनने वाला है बच्चों? यस और नो में रिप्लाई दो। कंप्लीट क्यू आर वाली साइड के लिए आधा पार्ट अंदर आधा पार्ट बाहर, दोनों की स्टडी कर ली, क्या कंप्लीट जीरो बन रहा है बी डॉट डीएल? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, ऐसे ही बात की जाए आर एस वाली साइड के लिए, मुझे तो आर एस वाली जो साइड है, आर एस वाली जो साइड है बेटा, मुझे बताओ ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर जिस डायरेक्शन में एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां एक्सिस पे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, क्या सोलेनॉइड के अंदर हर जगह पे सेम मैग्नेटिक फील्ड माना जाता है? एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन सोलेनॉइड के अंदर हर जगह मानी जाती है, नहीं मानी जाती? मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बता रखी है, तो कोई भी कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसे बनाई हमने, ठीक है? हाँ। अब मुझे तो आर एस वाली जो साइड है, आर एस वाली जो साइड है, इस आर एस वाली साइड के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना रहने वाला है? जल्दी से बताओ। बी डॉट डीएल करोगे तो बी की वैल्यू कितनी रहेगी? क्या जीरो रहने वाली है? अच्छा, बी की वैल्यू जीरो है तो क्या बी डॉट डीएल कंप्लीट जीरो रहने वाला है? यस और नो? बी की वैल्यू जीरो है तो बी डॉट डीएल क्या कंप्लीट जीरो रहने वाला है? तो हाँ, यहाँ पे आर एस वाली साइड के लिए भी बी डॉट डीएल कितना आने वाला है? जीरो। क्लियर? अच्छा, अब बात आई एसपी वाली साइड। मुझे तो एसपी वाली जो साइड है इसका आधा पार्ट तो इनसाइड है और आधा पार्ट बाहर है, तो जो पार्ट बाहर है क्या उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? हाँ, तो उस आधे पार्ट के लिए बी डॉट डीएल जीरो बन के आएगा। उस आधे पार्ट के लिए क्या बी डॉट डीएल जीरो बन के आएगा? और जो पार्ट अंदर है, जो पार्ट इनसाइड है, आधा पार्ट जो इनसाइड है, वहां पे क्या बी डॉट डीएल, वहां पे क्या बी डॉट डीएल, वहां पे क्या बी डॉट डीएल के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री बनेगा, आधा पार्ट जो इनसाइड है एसपी का, तो उसके लिए भी क्या बी डॉट डीएल जीरो हो जाएगा? तो कंप्लीट एसपी वाली साइड के लिए भी क्या बी डॉट डीएल की वैल्यू जीरो रहेगी? कंप्लीट एसपी वाली साइड के लिए भी क्या बी डॉट डीएल की वैल्यू? हाँ। तो देखो, चार साइड में से तीन साइड के लिए तो बी डॉट डीएल जीरो, केवल एक साइड के लिए बी डॉट डीएल की वैल्यू निकल गई बी इंटू एल फॉर पी क्यू। अच्छा, और ये पूरा सबका समेशन, इन सबका समेशन क्या म्यू नॉट आई इन के बराबर होना चाहिए बच्चों? म्यू नॉट आई इन, हाँ या ना? अब मुझे तो ये आई इन क्या होता है? लूप के अंदर जो करंट प्रेजेंट है। आई इन का मतलब क्या है? वो करंट जो लूप के अंदर प्रेजेंट है। तो गौर से देखो क्या बनाई, बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। मुझे तो ये आई इन, मुझे तो इस सोलेनॉइड की कितनी लेंथ प्रेजेंट है अंदर लूप के? क्या एल लेंथ प्रेजेंट है लूप के अंदर सोलेनॉइड की? यस और नो? अच्छा, अब आपको पता है 1 मीटर लेंथ से एन नंबर ऑफ टन्स बन रहे हैं, स्मॉल एन नंबर ऑफ टन्स 1 मीटर की लेंथ में बन रहे हैं, तो एल लेंथ में कितने नंबर ऑफ टन्स रहे होंगे? एल लेंथ में एन इंटू एल, और एक टर्न से पास होने वाली करंट आई है, तो क्या टोटल करंट आई इन इस लूप के अंदर टोटल करंट आई इन क्या एन इंटू एल इंटू आई होना चाहिए? यस और नो? एन इंटू एल इंटू आई होना चाहिए। यस और नो? भाई एक लूप में करंट आई है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ लूप पता करे कि इस सॉरी एक टर्न के अंदर, ध्यान सुनना, एक टर्न से पास होने वाली करंट है आई, तो हमने देखा इस लूप में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। अब 1 मीटर लेंथ में स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एल लेंथ में कितने होंगे?
स्मॉल एन इंटू एल, यस और नो? इतने नंबर ऑफ टर्न्स इस लूप से पास हो रहे हैं और एक टर्न में आई करंट है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में कितनी करंट होगी? एन इंटू एल इंटू आई। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? सभी बच्चे रिप्लाई दें, सबको समझ में आया या नहीं आया? तो ये एल से एक एल कैंसिल, तो क्या बी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है बच्चों एक्सिस पे, क्या ये म्यू नॉट एन आई आ रहा है? एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया बच्चों म्यू नॉट एन आई। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अब ये जो मेथड है ना बच्चों, ये जो मेथड है ये आपको अप्लाई करना है कहाँ पे? जब बोर्ड्स में डेरिवेशन अगर पूछा जाए तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आइडियल सोलेनोइड। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो फॉर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी डेरिवेशन से क्या आंसर आने वाला है ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुका था। ठीक है, हाँ, ओनली स्क्वायर लूप से ही आपको ये क्वेश्चन करना है। आप रेक्टेंगल ही मान लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं बोलूंगा स्क्वायर लूप से क्वेश्चन करो। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया? चलो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे ना, जैसे मैंने ये तो अभी आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आइडियल सोलेनोइड। सोलेनोइड के जैसे ही एक और चीज और होती है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टोरॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों? टोरॉइड। हेडिंग लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड, 1 मिनट रुको, मैं लिख देता हूँ नेम, तुमको अगर दिक्कत हो रही है तो लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड। ठीक है, अब टोरॉइड क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हें सोलेनोइड का स्ट्रक्चर सबको समझ में आता है? सोलेनोइड कैसी दिखाई देती है? क्या सोलेनोइड एक सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल सॉरी एक सिलेंडर के ऊपर वायर्स को रैप करके बनाया जाता है? सिलेंडर के ऊपर वायर रैप कर दी। अच्छा, अब जो सिलेंडर तुम यूज कर रहे थे, ध्यान से देखना, जो सिलेंडर आप लोग यूज कर रहे थे, अगर आप उस सिलेंडर को, उस सिलेंडर के दोनों एंड्स को, जैसे मैं बताता हूँ, देखो क्या है टोरॉइड होता है, क्या ध्यान से देखना, अभी समझा देता हूँ। ऐसा होता है, देखो टोरॉइड, ये टोरॉइड है। टोरॉइड का मतलब क्या, ध्यान सुनो, जो आपका सिलेंडर था ना, आपने उसको मोड़ के दोनों एंड्स ज्वाइन कर दिए। आपने उसको मोड़ के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया। समझ में आई आपको मेरी बातें? सोलेनोइड तो एकदम स्ट्रेट होता था, जो सिलेंडर होता था वो स्ट्रेट सिलेंडर होता था। अब उस सिलेंडर को हमने घुमा दिया है, ठीक है, और उसके दोनों एंड पॉइंट्स को एक जगह पे कनेक्ट कर दिए हैं। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? जो सिलेंडर होता था, सिलेंडर भाई स्ट्रेट सिलेंडर जो होता है, जैसे आपने
पाइप देखा है आपने, जैसे आप नॉर्मल रबर की पाइप देखी है, या आपने कभी कभी ऐसा किया हो, जैसे आपकी जो पेन की रिफिल होती है, ठीक है, उसको हाँ एयर ट्यूब समझ लो आप, ठीक है, एयर ट्यूब को दोनों तरफ से, दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया आपने पीछे से। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो में रिप्लाई दो, मतलब मैं फिर डायग्राम बताऊं तुम्हें क्या करना है। सब लोग समझ गए ना क्या कैसा होता है टोरेड? हाँ। अब इसमें हमने वायर्स फिर से सेम रैप कर रखे, देखो ऐसे, देखो ध्यान से ड्रॉ करके बताता हूँ मैं तुम्हें क्या हो रहा है। देखो इसे ड्रॉ कर लो साथ में ही, और ये जरूर देखना कि मैंने टर्न्स कैसे लिए हैं। देखो ऐसी दिखाई देती टॉर्च। क्या सबको बात समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है सबको क्लियरली? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। हाँ देखो, अब इसकी एक एक्सिस होती है, मैं एक्सिस दिखाता हूँ, एक्सिस कहाँ है इसकी। अच्छा ये मुझे तो, क्या ये अपने आप में एक सिलेंडर ही था? यस और नो, क्या ये अपने आप में एक सिलेंडर ही था? यस और नो? हाँ, तो ये अपने आप में एक सिलेंडर था। अब होता क्या है, देखो ये ऐसे, ये इसकी एक्सिस होगी, जो सिलेंडर की एक्सिस रही होगी ना यहाँ पे एक सिलेंडर की एक्सिस रही होगी ऐसे। दिस इज द एक्सिस ऑफ टॉरॉइड, ठीक है। और ये सेंटर से ये जो आपके पास ये बना, इसको बोलते हैं कैपिटल आर, ठीक है, इसको बोलते हो आप कैपिटल आर, रेडियस ऑफ टॉरॉइड। और जो सिलेंडर की डायमीटर थी, इसको आप बोलते हो डी, ये डायमीटर है डी। और हम जिस टॉरॉइड के लिए बात कर रहे हैं उसमें आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन है डी। क्या ये आइडियल सोलेनोइड रही होगी, सोचो, क्या ये आइडियल सोलेनोइड रही होगी? जिस सोलेनोइड से हमने टॉरॉइड को बनाया, देखो इस ये आर ज्यादा है, इस आर के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये जो टॉरॉइड आपको दिख रही है, इसकी सरकमफेरेंस ज्यादा है। क्या इसकी सरकमफेरेंस ही सोलेनोइड की लेंथ रही होगी? अगर इसको यहां से बीच में से ब्रेक करके सीधा कर दूं, तो इस स्ट्रक्चर की जो सरकमफेरेंस है, क्या वो लेंथ ऑफ दी सोलेनोइड की तरह बिहेव करने वाली थी? यस और नो? हाँ। तो इसकी सरकमफेरेंस ज्यादा कब होगी? जब इसका आर ज्यादा लोगे। और ये जो सिलेंडर है, इसकी डायमीटर कम है, बहुत कम। क्लियर? अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कैपिटल एन क्या चीज है? टोटल नंबर ऑफ टन, टोटल नंबर ऑफ टन, ठीक है। अच्छा स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टन्स इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ।
तो मुझे तो सोलेनॉइड में जब लिखते थे स्मॉल एन की वैल्यू तो कैपिटल एन अपॉन एल लिखते थे, यस और नो। सोलेनॉइड में जब बात करते थे स्मॉल एन की वैल्यू तो कैपिटल एन अपॉन एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड हुआ करता था। तो यहाँ पे इस केस में जब स्मॉल एन की वैल्यू लिखोगे, टोरॉइड के लिए जो स्मॉल एन की वैल्यू होगी क्या वो कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर होने वाली है बच्चों, स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। देख लो ना पूरी टोरॉइड की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। बस इतना सा ही डिफरेंस है। सोलेनॉइड में स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन अपॉन एल होती है, टोरॉइड में स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर होती है। क्या सबको बात समझ में आ रही है, यस और नो? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे बताओ इस टोरॉइड की एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस टोरॉइड की एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड, मुझे तो सोलेनॉइड में जब हम एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे तो क्या हम सोलेनॉइड को आधा ब्रेक कर लेते थे, पाइप को, जो पाइप होता था जो सेंटर होता था उसको आधा कट कर लेता था, यस और नो? हाँ या ना? वेरी गुड। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है आपको, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। ये जो पाइप है, ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, इसको ऐसे यहां से ऐसे ब्रेक करना है आधा, समझ पा रहे हो? जैसे सोलेनॉइड को कट किया था वैसे ही इसको कट करना है। तो इसको कट करेंगे तो देखो कैसा दिखाई देगा ये। अगर इसको मैं कट करता हूं तो ये कैसा दिखाई देगा, देखो अगर इसको आधा कट करूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा। ध्यान से देखना स्ट्रक्चर क्या है। देखो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देने वाला है, ध्यान से समझो। पहले मैं बना देता हूं उसके बाद तुम लोग बनाना। मतलब जो सोलर, जब हमने सोलेनोइड को कट करके देखा था, अगर उसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी वो सोलेनोइड, यस और नो? आधी कट करने के बाद जो सोलेनोइड का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, उस स्ट्रक्चर के अगर दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दो मोड़ के तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा ना वो, यस और नो में रिप्लाई दो। अब इसमें देखो करंट की अगर बात की जाए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मुझे बताओ यहाँ ये देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना ये वाला, इनसाइड एक विड्थ में आपको कुछ दिखाई दे रहा है ये, यस और नो? ये तो यहाँ से कट किया हुआ पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट है ये, समझ पा रहे हो मेरी बात को? इनर रेडियस की विड्थ है ये, और जो आउटसाइड मैंने आपको विड्थ बनाई है ये आउटर सरफेस की विड्थ है। क्लियर सबको बातें? हाँ, चलो वेरी गुड। अच्छा अब मुझे तो ये जो इनसाइड पार्ट है इसमें करंट क्या आपको, ध्यान से देखो, देखो यहां से जो करंट है क्या आपको बाहर आती हुई नजर आएगी? गौर से देखो, यहां से जो करंट है क्या आपको बाहर आती हुई नजर आएगी? ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो इनर रेडियस वाला पार्ट है, इससे क्या आपको करंट बाहर आती हुई नजर आएगी? देखो गौर से, अगर आधा कट कर दोगे तो टेंजेंट से बाहर आती हुई करंट नजर आ रही है आपको, टेंजेंशियल करंट देखो बस। हाँ, तो यहाँ जो इनर सर्किल मैंने बनाए इसमें तो आउट ऑफ द प्लेन करंट है, आउट ऑफ द प्लेन। और ये जो आउटर वाली सरफेस है क्या इसमें टेंजेंशियली इनसाइड जाती हुई करंट नजर आ रही है आपको, टेंजेंशियली इनसाइड, यस और नो? एकदम बाउंड्री पे देखोगे तो टेंजेंशियली इनसाइड आपको करंट नजर आएगी, हाँ या ना? तो यहाँ पे ये इन टू दी प्लेन आपको करंट नजर आने वाली है। क्रॉस 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 मैं बना देता हूँ। अच्छा, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, एक्सिस पे? क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे फाइंड करना है बच्चों? हाँ, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एक्सिस पे। तो हमने तो ये एक्सिस देख ली,
ठीक है, ये एक्सिस है हमारे लिए। तो अच्छा, अब क्या जिस एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्या उस एक्सिस से पास होता हुआ एक लूप हमें बनाना पड़ेगा? यस और नो? तो इस एक्सिस को ही हमने लूप कंसीडर कर लिया एसीएल के लिए। इस एक्सिस को ही हमने क्या कंसीडर कर लिया? लूप कंसीडर कर लिया, एम्पियर सर्किटल लूप। ठीक है, एम्पियर लूप इसे ही हमने कंसीडर कर लिया। और इस लूप के लिए अब हमने अप्लाई किया बी डॉट डीएल। देखो, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, म्यू नॉट आई। अब मुझे बताओ, ये जो एक्सिस है, क्या इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाला है? देख लो, ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड से बनाई थी हमने। क्या इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाला है? हाँ। अच्छा, और जो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होगी, क्या उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही मानने वाले हैं? जो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होगी, क्या उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही मानने वाले थे? यस और नो? देखो, यहाँ पे जो आप लूप कंसीडर कर रहे हो, इस लूप की डायरेक्शन आपने कंसीडर कर रखी है एंटी क्लॉकवाइज। खुद देखो, एंटी क्लॉकवाइज का लूप कंसीडर करना पड़ेगा। अभी हमने स्क्वायर कंसीडर किया था, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही था। गौर से देखो, देखो यहां से करंट बाहर आ रही है, यहां से अंदर जा रही है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ऐसे आपकी फिंगर्स ऐसे बेंड हो रही होंगे, थंब इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। देखो, यस और नो? क्लियर? तो एंटी क्लॉकवाइज लूप अगर मैं मान लू, तो इस लूप पे कोई भी अगर एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिया डीएल लेंथ का, तो जो डीएल वेक्टर होगा और जो बी वेक्टर होगा, क्या वो सेम डायरेक्शन में होंगे? डीएल वेक्टर और बी वेक्टर क्या सेम डायरेक्शन में होंगे इस एक्सिस पे? यस और नो? तो हाँ, तो भाई देखो, यहाँ पे सबसे पहले बी डॉट डीएल में क्या बनेगा? बी का मैग्नीट्यूड इंटू डीएल का मैग्नीट्यूड इंटू म्यू नॉट और आई इन। अब बी तो कांस्टेंट रहने वाला है एक्सिस पे, तो ये तो बाहर आ गया। इंटीग्रल मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल, अच्छा म्यू नॉट आई इन की वैल्यू देखते हैं। अच्छा, आई इन, ये जो आपको अंदर वाला पार्ट जिसमें से करंट बाहर आती हुई नजर आ रही है, क्या यही इस पूरे में जो करंट होगी, क्या वही आई इन कहलाएगी? यस और नो? ये जो आपको मैंने अंदर रिंग बनाई है, जिसमें से आपको आउट ऑफ द प्लेन करंट नजर आ रही है, क्या इसी की करंट को आई इन बोला जाएगा? मुझे तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें। ये जो अंदर आपको मैंने ये दिखाया, एक रिंग जो मैंने आपको दिखाई, इस रिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? कैपिटल एन। क्या सबको समझ में आ गए? कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें। खुद ही सोचो ना, हर करंट ऐसे तो जा रही है, इधर से आई और इधर से बाहर, ऐसे ही तो टर्न्स बन रहे हैं ऐसे। और सारे टर्न्स, टोटल टर्न्स क्या इस लूप से पास हो रहे होंगे यहां से? यस और नो? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन, और एक लूप से पास होने वाली करंट थी आई। तो टोटल करंट क्या एन इंटू आई हो जाएगी इनसाइड दी लूप करंट, एम्पियर सर्किटल लूप के इनसाइड। टोटल एन इंटू आई। वेरी गुड। स्मॉल एन नहीं आएगा बेटा, कैपिटल एन आएगा यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देखो यहाँ से कितने पास हो रहे हैं, कैपिटल एन पास हो रहे हैं। एक लूप से पास, एक टर्न से पास होने वाली करंट आई है। अच्छा, अब अगर इसे डीएल का इंटीग्रेशन किया जाए यहाँ से, तो डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा, तो इस एलिमेंट का इंटीग्रेशन करूंगा, तो क्या ये 2 पाई कैपिटल आर बन के आएगा बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 पाई कैपिटल आर इंटू म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई। यस और नो? तो देखो यहाँ पे जो बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है, क्या वो म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई आ रहा है बच्चों? यस और नो? यस और नो? तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टॉरॉइड। मुझे बताओ, ये कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर को क्या आप स्मॉल एन लिख सकते हो? हाँ, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हो यहाँ पे म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अच्छा, क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के लिए आई थी? और क्या इस मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? देखो, वहां पे स्मॉल एन की वैल्यू थी कैपिटल एन अपॉन एल, यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू होगी कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है सबको बातें? सोलेनॉइड में स्मॉल एन की वैल्यू होती थी कैपिटल एन अपॉन एल,
टोरॉइड में जो स्मॉल एन यूज किया गया है उसकी वैल्यू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। क्लियर? बहुत बढ़िया। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे। चलो, वेरी गुड। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड फॉर टोरॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर टोरॉइड, ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट आएंगे बेटा इन पे क्वेश्चंस, ध्यान रखना है इस चीज का। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। और इन मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज आपको ईएमआई वाले चैप्टर में किया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इनका यूज किया जाएगा आगे। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं इन सबका यूज आएगा आगे। अच्छा मुझे तो ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी तक आपको पढ़ाई, क्या वो सब करंट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही थी? यस और नो? क्या वो सब करंट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही थी? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, तो अगर इस करंट के अमाउंट में चेंज होता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा? हाँ, वेरी गुड। चलो ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई कि हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। याद है वहां पे एक इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। यहाँ पे लास्ट टॉपिक है ये मैग्नेटिक फील्ड का, सारे मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको पढ़ा दिए, लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। लिख लो हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द infinite current carrying sheet। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग शीट होगी आपके पास और इनफाइनाइट शीट होगी। तो इस इनफाइनाइट शीट की, मुझे तो इनफाइनाइट शीट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ करता था? याद करो, इनफाइनाइट शीट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ करता था? हाँ या ना? वेरी गुड। तो यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है या नहीं होता। तो आपके पास एक इनफाइनाइट शीट बनाई गई है बच्चों, देखो ऐसे, ध्यान से देखो, ऐसे एक इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, ये ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है। अच्छा, आउट ऑफ द प्लेन भी इनफाइनाइट है और इनटू द प्लेन भी इनफाइनाइट है। शीट समझते हो ना? शीट जो होती है वो चारों साइड से रखती है अपनी, और इसकी चारों साइड इनफाइनाइट तक जा रही है। क्लियर? ऐसे इधर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट, आउट ऑफ द प्लेन भी इनफाइनाइट है, इनटू द प्लेन भी इनफाइनाइट है। क्लियर? शीट मतलब ऐसा समझ लो एक वॉल। तो मैंने तो केवल आपको वॉल की विड्थ दिखा रखी है, और ये वॉल इधर भी इनफाइनाइट है, डाउनवर्ड भी इनफाइनाइट है, अपवर्ड ये जो इनटू द प्लेन भी इनफाइनाइट है, और आउट ऑफ द प्लेन भी इनफाइनाइट है। क्लियर है? और इस इनफाइनाइट शीट को जब आप ऊपर से देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो, तो आपको करंट ऐसे जाती हुई नजर आ रही है। इस इनफाइनाइट, इस विड्थ में करंट फ्लो हो रही है ऐसे। समझ में आ गई सबको? यस और नो में रिप्लाई दो। क्या सबको समझ में आ गया? करंट इनटू द प्लेन, ऊपर से, आउट ऑफ द प्लेन से इनटू द प्लेन जा रही है, और इनफाइनाइट है। कहने का मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये इनफाइनाइट शीट कैसे बनाई होगी, मैं बताऊँ आपको इनफाइनाइट शीट कैसे बनाई होगी। देखो, ये इनफाइनाइट शीट बनाई होगी, ऐसा समझो आपके पास एक वायर थी, इस वायर में करंट जा रहा है इनटू दी प्लेन। ठीक है, इसके बगल में एक और वायर चिपका दी यहाँ पे, इसमें भी करंट जा रहा है इनटू दी प्लेन।
यहाँ एक वायर लगा दी, इसमें भी करंट जा रहा है इनटू दी प्लेन, ऐसे इधर भी वायर लगाते जा रहे हैं, ऊपर भी वायर लगाते जा रहे हैं, ये सब इनफाइनेट वायर्स हैं। अब मुझे तो ये इनफाइनेट वायर्स को अगर तुम ऊपर भी बढ़ाते जाओगे नीचे भी बढ़ाते जाओगे तो क्या एक इनफाइनेट शीट बन जाएगी? यस और नो? गौर से देखो, ऐसे जैसे ये एक पेन है, ये एक और पेन चिपका दिया तुमने, यहाँ पे एक और लगा दिया, एक और लगा दिया। अब मुझे तो अगर ये इसे इनफाइनेट पेन लगा दिए जाए और ये इधर भी इनफाइनेट, दोनों एंड्स इनफाइनेट जा रहे हो इसके, तो क्या एक इनफाइनेट शीट की तरह बिहेव करने लगेगा ये सेटअप? यस और नो? तो ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा है जैसे मैंने ये एक कैप, इसके बगल में एक और कैप, ठीक है, और इसके साइड में एक और कैप लगा दिया। ऐसे समझ पा रहे हो मेरी बात को? ऐसे सभी बच्चे ऐसे इनफाइनेट कैप्स का एक अरेंजमेंट बना दिया। ये टॉप से ऊपर भी इनफाइनेट, आउट ऑफ द प्लेन भी इनफाइनेट है, इनटू द प्लेन भी इनफाइनेट है, और इधर अपवर्ड भी इनफाइनेट है और डाउनवर्ड भी इनफाइनेट है। समझ में आ गई मेरी बातें? या ऐसा समझ लो हर कैप इनफाइनेट लेंथ की थी और नंबर ऑफ कैप्स भी इनफाइनाइट हो गए। ठीक है, हर कैप की लेंथ भी इनफाइनाइट थी और हर नंबर ऑफ कैप्स भी कितने हो गए? इनफाइनाइट। क्लियर? तो वो एक इनफाइनाइट शीट बना लेगी। क्या बना लेगी? एक इनफाइनाइट शीट। समझ गए सब लोग? जैसे यहां मैं जो वायर यूज कर रहा हूं, ईच वायर इज ए इनफाइनाइट वायर। ये जो यहाँ पे जो मैं जितने भी वायर यूज कर रहा हूँ, ये वायर पहली वाली एक इनफाइनाइट वायर थी, इनफाइनाइट वायर 1। ठीक है, ये दूसरी वाली वायर 2, ये भी इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। ये थर्ड वाली वायर भी इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, फोर्थ वाली वायर भी इनफाइनाइट। तो इनकी सबकी लेंथ तो इनफाइनाइट है, ऐसी नंबर ऑफ वायर्स भी मैं इनफाइनाइट बना दूं। 3D है बेटा ये, जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ वो तो 3D है। ठीक है, बाकी शीट का जो प्लेन होता है वो 2D होता है, मैं आपको 3D में दिखा रहा हूँ ये स्ट्रक्चर। क्लियर? ऐसे ही अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वायर्स को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो क्या एक इनफाइनाइट शीट बन जाएगी? यस और नो? हर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है और नंबर ऑफ वायर्स भी इनफाइनाइट हो गई, तो वो क्या हो जाएगी? एक इनफाइनाइट शीट हो जाएगी। क्लियर? हाँ। अब हमें बोला गया इस इनफाइनाइट शीट से, ऐसे मान लो यहाँ पे एक डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। ठीक है, इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इस पी पॉइंट पे, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं करंट को डिफाइन करूं तो क्या करंट को मुझे ऐसे डिफाइन करना चाहिए? लैम्डा एम्पियर पर मीटर। यस और नो? गौर से देखो, लैम्डा एम्पियर पर मीटर। एक एक वायर लगा रखी है हमने तो 1 मीटर की लेंथ में कितनी करंट फ्लो हो रही है? समझ पाए मेरी बात को? लैम्डा एम्पियर पर मीटर, लैम्डा एम्पियर पर मीटर। समझ गए? जैसे ये वायर्स आपने लगा रखे, तो ये मान लो ये 5 मीटर की लेंथ थी और इस 5 मीटर की लेंथ में टोटल करंट ऐसा मान लो 10 एम्पियर चल रही थी, तो लेमडा क्या हो जाएगा? 10/5। समझ गए ना यार? यस और नो? तो लेमडा एम्पियर पर मीटर यहाँ पे करंट चल रही है। अब मुझे बोला गया कि भाई ये पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो मैं तो क्या जानता हूँ, मुझे तो एसीएल लगाना आता है, तो मुझे तो पी पॉइंट से पास होता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एक एम्पियर सर्किटल लॉ बना, सॉरी एक एम्पियर सर्किटल लूप बनाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ये जो पी पॉइंट है, क्या सिमेट्रिक पी पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है सिमेट्रिक पी पॉइंट? तो भाई मेरे से क्वेश्चन राइट साइड पूछा तो मैं तो आंसर लेफ्ट साइड के लिए भी तो दे सकता हूँ। तो क्या मुझे दोनों, जो पॉइंट लेफ्ट साइड है और जो पॉइंट राइट साइड है, क्या दोनों से पास होता हुआ एक लूप सोचना पड़ेगा, सिमेट्रिकल लूप? डी डिस्टेंस इधर तो डी डिस्टेंस इधर भी देखना पड़ेगा उसे, हाँ या ना? तो एक एम्पियर सर्किटल लूप मैंने कैसा ड्रॉ किया देखो, एक रेक्टेंगल टाइप का मैंने बना लिया यहाँ पे, जो पी पॉइंट से पास हो रहा है ऐसे। इधर भी डी डिस्टेंस और इधर भी डी डिस्टेंस। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? एक एम्पियर सर्किटल लूप हमने ऐसा बना दिया। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? एक एम्पियर सर्किटल लूप हमने बनाया है, रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, अगर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखा जाता एक वायर की वजह से, सोचो
तुम तो मानो ही मत शीट है, एक वायर होती तो पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर होता, एक इनफाइनाइट वायर होती इनटू द प्लेन, डाउनवर्ड होता है, ऐसे होता। तो क्या मुझे लूप की डायरेक्शन ऐसे मान लेनी चाहिए, यस और नो, क्लॉकवाइज? देख लो, सोच लो आराम से, क्या लूप की डायरेक्शन मुझे क्लॉकवाइज मान लेनी चाहिए? बहुत बढ़िया, लूप की डायरेक्शन मुझे मान लेनी चाहिए क्लॉकवाइज। अब ये जो लूप हमने माना है, इस लूप में देखो ये जो लेंथ है ये तो 2D दिखाई दे रही है आपको, और इस लूप की अगर ये वाली विड्थ को अगर मैं मेजर करना चाहूँ, इस विड्थ को मैंने नाम दे दिया बच्चों L, ऐसा मान लो, ये जो विड्थ आपको दिखाई दे रही है इसको मैंने नाम दे दिया L। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, इसके लिए एम्पियर सर्किट लॉ लगाया, तो देखो एम्पियर सर्किट लॉ लगाओ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब मुझे तो बी डॉट डी एल, इस लूप की 4 साइड है, चारों साइड के लिए क्या अलग अलग बी डॉट डी एल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर साइड पे डीएल वेक्टर की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो चारों साइड्स के लिए क्या हमें बी डॉट डी एल अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने साइड्स का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया एम, या ऐसा मान लो के एल एम एन, ठीक है, साइड्स का नाम दे दिया हमने के एल एम एन, ठीक है। अच्छा, तो एक तो साइड हो गई के एल, एक हो गई एल एम, एक हो जाएगी एम एन, और दूसरी हो जाएगी एन के, ठीक है। चारों साइड्स के लिए हमें बी डॉट डी एल अप्लाई करना है, चारों साइड्स के लिए हमें बी डॉट डी एल, तो सबसे के एल वाली साइड के लिए अप्लाई करते हैं। मुझे तो के एल वाली साइड के लिए बी डॉट डी एल इसे अप्लाई करना है, तो बी डॉट डी एल अप्लाई करोगे तो मुझे तो के एल वाली साइड पे क्या मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ही होने वाला है। तुम तो ये देखो कि इस शीट से राइट साइड कोई भी पॉइंट हो, राइट साइड कोई भी पॉइंट हो, क्या हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड दिखाई देगा आपको। तुम साइड छोड़ो, कोई भी पॉइंट देख लो राइट साइड, कोई एक वायर देखो, एक वायर से राइट साइड देखो, कोई भी पॉइंट पे पाम रूल लगा के देखोगे तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी। इनटू दी प्लेन करंट है, पी पॉइंट की तरफ अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करो, पाम देखो डाउनवर्ड ही आ रहा होगा। तो जितने भी पॉइंट राइट साइड रहे होंगे, जितने भी पॉइंट्स राइट साइड रहे होंगे, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या डाउनवर्ड रही होगी। और एल के वाली साइड के लिए, एल के वाली साइड के लिए क्या डीएल वेक्टर भी डाउनवर्ड एज्यूम किया जाएगा। तो जो बी और डीएल की डायरेक्शन है वो सेम हो जाने की वजह से एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 0 डिग्री हो जाने से जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू क्या 1 हो जाएगी बच्चों। हाँ, तो यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल, और cos 0 तो हो गया 1। अब मुझे तो इस पूरे एल के वाली साइड पे, ये तो इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट अगर है तो तुम एक वायर की वजह से देखो, इनफाइनाइट शीट अगर है तो ये एल के वाली साइड पे क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि देखो ये पूरा एल के पे जितने भी पॉइंट्स है वो सब डी डिस्टेंस पे है। तो मुझे बताओ, ध्यान सुनना, अगर किसी को समझ में नहीं आया सोच के देखो, अगर एक इनफाइनाइट वायर होती तो एक इनफाइनाइट वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता, यस और नो। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है या नहीं होता, एक वायर अगर इनफाइनाइट होती। अच्छा, मुझे तो एल के वाली साइड पे हर पॉइंट क्या डी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, हर पॉइंट क्या डी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो एल के वाली साइड के लिए अगर डी डी चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाला है एल के वाली साइड पे। एक एक वायर की वजह से सोचो, हर वायर इनफाइनाइट थी, हर वायर इनफाइनाइट थी, हाँ या ना। तो ये कांस्टेंट रहने वाला है मैग्नेटिक फील्ड के एल वाली साइड पे, तो इसका मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा डीएल का। चलो बताओ, इस डीएल का इंटीग्रेशन क्या एल बनेगा बच्चों, गौर से देखो, एल के वाली साइड के लिए देखो, ये देखो ये विड्थ एल दिख रही है आपको, एल के वाली साइड के लिए क्या डीएल का इंटीग्रेशन एल बनने वाला है, तो डीएल का इंटीग्रेशन बनेगा एल, तो ये हो जाएगा बी इंटू एल, ये आ गया। अच्छा, मुझे तो एल एम वाली साइड के लिए ध्यान सुनना, एल एम वाली साइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, एल एम वाली साइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो 0 होने वाला है। सोच के देखो क्यों, देखो
मैं बता देता हूँ एल एम वाली साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों है। देखो जो एल एम वाली साइड का जो आधा पार्ट है वो तो राइट साइड है और आधा पार्ट लेफ्ट साइड है। तो जो पार्ट राइट साइड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड है, और जो लेफ्ट साइड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अपवर्ड है। यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। तो देखो आधे पार्ट में, देखो हर आधे पार्ट में क्या बी वेक्टर और डीएल वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे होने वाले हैं? हर आधे पार्ट में क्या बी वेक्टर और डीएल वेक्टर 90 डिग्री पे होने वाले? 1 मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट रुको। हाँ, क्या हर आधे पार्ट में बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है क्या वो जीरो होने वाला है क्योंकि 90 डिग्री बन रहे हैं? यस और नो? तुम्हें क्लियरली विजिबल तो हो रहा है ना? क्या सबको लाइट सही दिखाई दे रही है? ओके ठीक है। तो एल एम वाले पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा डीएल के साथ वो जीरो हो जाएगा। अब मेरे को तो एम एन वाले पार्ट में, क्या एम एन वाले पार्ट में अगेन बी डॉट डीएल अगर आप लगाओगे तो देखो जो बी वेक्टर है और डीएल वेक्टर है क्या दोनों अपवर्ड काउंट होंगे? एम एन वाले पार्ट में जो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या दोनों अपवर्ड काउंट होंगे? और अपवर्ड काउंट होंगे दोनों की डायरेक्शन सेम। तो ये बन जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल, और जो डॉट प्रोडक्ट में जो कॉस थीटा बनेगा वो कॉस थीटा की वैल्यू क्या 1 हो जाएगी, क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होने से एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर? हाँ। तो ये हमारे पास बन के आएगा फाइनली बी इंटू एल। यस और नो? क्या ये फाइनली हमारे पास बी इंटू एल बन के आने वाला है? देखो एम एन वाले पार्ट पे भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो उसे बाहर निकाल दोगे, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा। अच्छा, एन के वाले पार्ट के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल क्या ये जीरो होने वाला है क्योंकि बी और डीएल के बीच में एंगल अगेन 90 हो जाएगा। देखो यहाँ पे बी डॉट डीएल की वैल्यू एन के वाले पार्ट के लिए भी जीरो हो जाएगी। और इस पूरे का समेशन देखो, जीरो प्लस बी एल प्लस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन की वैल्यू अगर देखी जाए, मुझे तो यहाँ पे आई इन की वैल्यू क्या लेमडा इंटू एल बनेगी बच्चों, लेमडा इंटू एल। गौर से देखो, 1 मीटर लेंथ से पास होने वाली करंट है लेमडा, और लूप के अंदर कितनी लेंथ आ रही है एल, तो लेमडा इंटू एल क्या ये करंट हो गई, लूप के अंदर की करंट। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हो आप लोग तो आपके पास बनेगा 2bl इक्वल टू म्यू नॉट लेमडा एल। तो एल से एक एल कैंसिल और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके पास आया बच्चों म्यू नॉट लेमडा बाई 2। मुझे बताओ क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? ये जो मैग्नीट्यूड है क्या वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं, तो ये भी कांस्टेंट है। अब पी पॉइंट पे डाउनवर्ड है, अगर ये पी पॉइंट लेफ्ट साइड होता तो अपवर्ड होता। यस और नो? ये जो इनफाइनाइट शीट है, इस इनफाइनाइट शीट में से केवल एक वायर की वजह से डायरेक्शन देख लो, क्या वही डायरेक्शन हर वायर की वजह पूरी शीट की वजह से हो जाएगी? पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी एक वायर की वजह से देख लो, वही इनफाइनाइट शीट की वजह से डायरेक्शन होगी। क्लियर है? आई थिंक सबको ये बात समझ में आ गई। क्लियर? तो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा। तो आज हमने क्या किया बच्चों, आज हमने पूरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, कितने मैग्नीट्यूड का क्रिएट होगा, ये सारी चीजें हमने आज तक के लेक्चर में कवर अप कर ली। अब बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट की है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इस चीज के बारे में हमें बातें करनी है। ठीक है, अगर मैग्नेट, अच्छा जो नेक्स्ट सिलेबस होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड ही पूछूंगा मैं केवल। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट जो होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड और 11th का चैप्टर मैं आपको बता दूंगा। 11th का एक चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, 11th का एक चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। ओके, वर्क पावर एनर्जी 11th का चैप्टर होगा।
और 12th का चैप्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू बच्चों।